ये बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़े आदमी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा था जतिन और उसकी पत्नी मीना। जतिन कोई काम नहीं करता था और हमेशा अपनी पत्नी की बातों पर चलता था। और छोटा बेटा रमेश बहुत मेहनती था। वह अपनी पत्नी कांति और बेटा श्याम के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन उनकी ये खुशी मीना को बर्दाश्त नहीं होती थी। सुनिए, आपके छोटे भाई ने फिर क्या शुरू कर दिया है। इस टंगी के घर में 3-3 लोगों को खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या करें? घर से निकल तो नहीं सकते, वरना पिताजी बुरा मानेंगे। यही सब मुसीबत तुम्हारे पिताजी की वजह से है, नहीं तो कब का उस रमेश को धक्के मार के घर से निकाल देती। इधर कांति और श्याम उनकी बातें सुनते थे पर कुछ नहीं कहते थे। रमेश काम पर बाहर रहता था, इसीलिए ये सब जान नहीं पाता था। बस कांति अपने बेटे को लेकर चुपचाप बैठकर रोती रहती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या करूं बेटा, जो खाना था वो सब उन्होंने खा लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। माँ, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम भी तो एक ही परिवार के हैं, फिर रोज हमें क्यों सुनाते हैं? नहीं पता बेटा, ये हमारे भाग्य का दोष है। इसी तरह उनका समय बहुत मुश्किल से काट रहा था। इस बीच उनके बूढ़े पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। एक दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उस दिन रमेश काम पर नहीं गया। सब लोग बीमार पिताजी के पास बैठ गए। जतिन, रमेश, मेरे पास आओ बेटा। पिताजी, देखिए ना, आपकी इतनी हालत खराब है और ये रमेश अभी तक घर में बैठा है। कुछ दवा तो ला सकता था, लेकिन ये भी नहीं लाया। लाएगा क्यों? इन्हें कौन चाहता है कि हमारे पिताजी जिंदा रहे? अगर चाहते तो अब तक दवा ले आते। दीदी, गलत बातें मत करो। सारे काम तो श्याम के पापा ही करते हैं। उनकी कमाई से ही सब कुछ चलता है। अभी तक जितनी दवाइयाँ आई वह सब भी वही लाए। सुन रही हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ये। तुम लोग थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मुझे कुछ कहने दो। मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरा जाने का समय हो गया है। जाने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ, सब ध्यान से सुनो। कहिए पिताजी, हम सब यही है, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। तुम लोग कभी झगड़ा मत करना, दोनों भाई मिलकर रहना। मेरी जितनी जमीन है उसका आधा जतिन का और आधा रमेश का होगा। इतना कहकर उनके पिताजी कुछ बोल नहीं पाए। वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में हालत बदल गए। जतिन और रमेश के बीच झगड़े फिर से शुरू हो गए। देख रमेश, अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते, कोई और रास्ता देखो। भैया, ये क्या कह रहे हो? क्या आप पिताजी की आखिरी बातें भूल गए? उन्होंने तो हमें मिलकर रहने के लिए कहा था, और आज आप हमें घर से निकालना चाहते हो? निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम लोग 3 जन हो और हम 2, तो हम क्यों तुम्हारे 3 जन को पाले? ये क्या कह रहे हो भैया? क्या हमें तुम पाल रहे हो? घर का सारा काम मैं कर रहा हूँ, मेरी कमाई से ही घर चल रहा है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्यादा बातें मत बनाओ, इस घर से निकल जाओ, सब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें चैन से रहने दो। ये कहकर जतिन चला गया। उधर रमेश भी दुखी होकर घर में बैठा रहा। श्याम और कांति उसके पास आकर बैठ गए। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। लगता है इस घर में अब हम नहीं रह पाएंगे। ये लोग हमें घर से निकाल देंगे। ये क्या कह रहे हो? हम अपने ही घर में नहीं रह पाएंगे? क्या ये लोग पिताजी की आखिरी बातें भूल गए?
नहीं जानता कांति, पर ये लोग नहीं चाहता है कि हम इस घर में रहे। तो चलो हम तीनों इस घर से चले जाते हैं। रोज रोज की बातें सुनकर अब अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है हम कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, पर जाकर खाएंगे क्या? यहाँ तो खेत में काम करके 2 पैसे कमा लेते हैं। घर छोड़ेंगे तो खाएंगे कैसे? क्यों, क्या तुम अपने पिताजी की बात भूल गए? मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उनकी आधी जमीन तुम्हारी है। हम उस जमीन पर काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है, अब और नहीं, कल सुबह ही हम ये घर छोड़ देंगे। इधर जतिन के घर में हंसी खुशी का माहौल था। जतिन और मीना रमेश को भगाने की बात करके हंस रहे थे। देखा कैसे चालाकी से उन्हें घर से निकाल दिया। अरे ये आइडिया तो मेरा था, ये मत भूलना। वैसे भी अभी वो गए नहीं है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे, आज तो बात मैंने कह दी है। अगर उनमें शर्म होगी तो इस घर में नहीं रह पाएंगे। आप सो जाओ, रात हो गई है। अगली सुबह रमेश अपना सामान पोटली में बांधकर निकल पड़ा। जाने से पहले उसने जतिन से अपने आधे हिस्सों की जमीन मांगी। ये सुनकर जतिन गुस्से से जल उठा। हमने तुम्हें अच्छे से जाने दिया, यही बहुत है। आप फिर जमीन का हिस्सा मांग रहे हो? लेकिन भैया, पिताजी ने मरने से पहले हमें जमीन का आधा आधा हिस्सा देने को कहा था। क्या आप सब भूल गए? मुझे तो याद नहीं कि पिताजी ने ऐसा कुछ कहा हो। पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर कोई हिस्सा देंगे तो सब मुझे ही देंगे, है ना? भैया, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस अन्याय का न्याय भगवान जरूर देंगे। हाँ हाँ, वो हम देख लेंगे। अब ज्यादा बातें मत बढ़ाओ, निकल जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। आंखों में आंसू लिए रमेश, कांति और श्याम घर छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात पड़ोसी मोहन से हुई। उन्हें पोटली लेकर यूं जाते देख मोहन हैरान रह गया। ये क्या रमेश भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे भाई। जहाँ 2 आंखें जाएंगी वो ही चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो भैया? क्या उस जतिन भैया ने आप लोगों को घर से निकल दिया? ऐसा कैसे कर सकता है? हमारे कारण वह लोग ठीक से रह नहीं पा रहे थे। अब हम नहीं हैं, अब वो लोग सुख से रह सकेंगे भाई। चलो, हमें देर हो रही है। वह तीनों फिर पैदल चलते हुए चले गए। मोहन कुछ देर तक आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा, फिर पहले की तरह अपने काम में लग गया। इधर रमेश और उसके परिवार को घर से निकालकर जतिन और उसकी पत्नी मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा ना, मैंने कहा था ना, ऐसे बातें सुनाई कि एक दिन भी इस घर में नहीं रह पाएंगे। हाँ, देख रही हूँ। आखिर इतने दिनों बाद कोई काम का काम किया है तुमने। क्या बताओ, इतने दिन बाद मुसीबत टाली। आप पिताजी की सारी संपत्ति पर हमारा हक है। आप कोई हिस्सा लेने नहीं आएगा। हाँ जी हाँ, अब हमारे सुख के दिन शुरू। इस खुशी में आज बढ़िया खाना बनाओ तो रात को जमकर खाएंगे। आखिर आज खुशी का दिन है। उधर रमेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। अगले दिन से ही वह दूसरों के घर में काम ढूंढने जाने लगा। जैसे तैसे जो 2 पैसे कमाता उससे घर चलाता। एक दिन सुबह, क्या जी, आज काम पर नहीं जाओगे? कितनी देर हो गई। पिछले 2 दिन से बस काम ढूंढते ही मर रहा हूँ, पर कोई काम पर नहीं रख रहा। कहीं कोई काम नहीं है, हाथ में एक पैसे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। घर में भी खाने का कुछ सामान नहीं है। आज किसी तरह चल जाएगा, लेकिन कल से तो लगता है बिना खाए रहना पड़ेगा। पता नहीं ये दुख कब दूर होगा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है।
उस खेत में तो तुमने ही फसल बोई थी। अब तो कटाई का समय आ गया है। अगर तुम वहाँ से कुछ फसल काट कर ले आओ तो कुछ दिन हमारा काम चल जाएगा। घर छोड़ देते समय भैया ने क्या कहा था सुना नहीं? वो खेत उसने हमें नहीं दिया, वो खेत अब भैया का है। मैं कैसे उस खेत की फसल ले सकता हूँ? खेत उसने दिया नहीं, सही है, लेकिन सोचो उस खेत में मेहनत तो तुमने ही की है। मेरा मन कहता है अगर वहाँ से कुछ फसल ले आओगे तो भैया कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं जाकर देखता हूँ। अगर कुछ लेने लायक मिलेगा तो जरूर ले आऊंगा। ऐसा कहकर रमेश उस खेत की ओर निकल पड़ा। इधर उस खेत में पहले से ही जतिन बैठा था। सारी फसल पक चुकी थी। ये देखकर जतिन बहुत खुश था। और कुछ हो ना हो, रमेश बहुत अच्छा काम कर लेता था। इस बंजर जमीन पर भी कैसे अच्छी फसल उगा दी। सारी फसल पककर पीली हो गई है। चलो आज ही लोगों को बुलाकर सारी फसल कटकर घर ले आता हूँ। रमेश के घर से वह खेत काफी दूर था, इसीलिए वहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। जब रमेश खेत में पहुंचा तब उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा जतिन ने सारी फसल पहले ही काट ली है। हे भगवान, अब तो लगता है हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। भैया ने सारी फसल कटवा ली। मेरी इतनी मेहनत की फसल काटने का समय एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हाय हाय रे, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? दिन ढलकर रात हो गई। जतिन ने खेत की सारी फसल कटवाकर घर में रखवा दी। रात को खाना खाने के बाद जतिन और मीना बैठे थे। इस बार देख रही हूँ खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, आंगन भर गया है। रमेश ने मेहनत करके फसल उगाई और हम काट कर ले आए। हा 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 हा। पता नहीं अब तक उनकी क्या हालत हो गई। क्या हालत होगी जाकर देखो, शायद मरकर भूत बन गए होंगे। हा 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 हा। सही कहा मीना। इधर सारा दिन बाहर घूमकर रात को खाली हाथ घर लौटा रमेश। उसे देखते ही उसका बेटा श्याम दौड़कर उसे गले से लगा लेता है। पापा, घर में कोई खाना नहीं है, क्या आप हमारे लिए खाना लाए हो? नहीं श्याम, मैं कुछ भी नहीं ले सका। क्यों पापा? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मत रो श्याम, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। श्याम भूख से रोते रोते सो गया। रमेश उदास चेहरा लेकर घर में आया। कांति ने उसे देखकर एक गिलास पानी दिया। रमेश ने एक ही बार में सारा पानी पी लिया। तुमने कहा था कि आज के लिए खाना है, फिर श्याम ये क्या कह रहा है? हाँ, मैंने सोचा था कि आज खाने लायक कुछ घर में है, लेकिन घर आकर देखा तो एक दाना भी नहीं बचा। बच्चा रोते रोते सो गया। मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूँ कांति। क्यों इतनी मुसीबत हमारे ऊपर? टूटो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम खाली हाथ लौट आए हो। तुम तो फसल लाने गए थे ना? फसल कहाँ मिली? मेरे पंचने से पहले ही जतिन भैया ने सारी फसल कटवा ली। मैं कुछ भी नहीं ला सका। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कितने दिन ऐसे बिना खाए रह पाएंगे? कल से आंगन में ही कुछ उगाने की कोशिश करनी होगी। तुम ये देखना, मैं घर घर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे भी हो, हमें ये दुख दूर करना ही होगा। ठीक है, कल से ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह बहुत जल्दी रमेश घर से निकल गया। फिर गांव में हर घर जाकर काम ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। दिल में दुख लेकर रमेश फिर नए किसी घर की ओर चलने लगा। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो
हमारा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। सबको बिना खाए मरना पड़ेगा। मैं रहते हुए भी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अकेले अकेले ये सब कहते हुए रमेश चला जाता है। इधर जतिन बहुत व्यस्त है। पिछले दिन उसने रमेश के हिस्सों की जमीन से फसल काट कर ले आया था। आज वो अपने हिस्सों की जमीन से फसल काटने जाएगा। क्या जी, हमारे खेत की फसल का क्या हाल है? अब तक तो वो पक जानी चाहिए थी। हाँ, पक गई है, लेकिन उस खेत की फसल तो ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अच्छी होगी कैसे? तुम क्या अपने भाई की तरह काम कर सकते हो? बस खाते हो और घूमते रहते हो। बकबस मत करो। आज उसी खेत की सारी फसल ले आऊंगा, फिर उसे बेचकर पैसे लाने होंगे। अब बिना पैसे के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ, जाओ, बहुत काम बाकी है फिर। जतिन खेत की ओर निकल पड़ता है। इधर काम ढूंढते ढूंढते रमेश अपने पुराने पड़ोसी मोहन के घर पहुंचता है। मोहन उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। सच में भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ऐसी हालत होगी। सब किस्मत की बात है भाई। अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह शाम काम करना पड़ रहा है। और इधर देखो, तुम्हारे भैया कितने सुख में हैं। इस बार इतनी फसल हुई कि क्या बताऊं। मुझे उसे कोई दुख नहीं है भाई। बस मुझे कोई काम दे दो। जो भी काम दोगे मैं कर लूंगा। अभी तो फसल काटने का समय है। अगर तुम फसल काट सको तो मैं तुम्हें एक काम में अपने साथ ले जा सकता हूँ। मैं कर लूंगा भाई। मुझे अपने साथ ले चलो, कोई भी काम चलेगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ये कहकर दोनों काम पर निकल जाते हैं। इधर घर के आंगन में सब्जी लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रही है कांति और उसका बेटा श्याम। उन्होंने काफी जगह की मिट्टी खोद ली है। कांति वहाँ पौधे लगा रही है और श्याम नई जगह मिट्टी खोद रहा है। उधर की मिट्टी जल्दी जल्दी खोद श्याम, अभी बहुत पौधे लगाने बाकी है। ठीक है माँ, मैं खोद रहा हूँ। श्याम दूसरी ओर मिट्टी खोदता है। तभी मिट्टी में से एक पोटली निकल आती है। ये देखकर श्याम चौंक जाता है। कांति भी ये देखकर उसके पास दौड़ कर आती है। ये क्या रे, मिट्टी के नीचे से ये क्या निकल आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। लगता है कोई पोटली है और ये तो काफी भारी भी लग रहा है। खोलकर देखे? नहीं नहीं श्याम, अभी इसे खोलने की जरूरत नहीं है। तेरे पिताजी आएंगे, वही समझकर देखेंगे। वो लोग और कोई काम नहीं करते, पोटली लेकर घर में चले जाते हैं। शाम के समय काम खत्म करके रमेश घर लौट आता है। हाथ मुंह धोकर अभी बरामदे में बैठा ही था, तभी कांति और श्याम वह पोटली लेकर उसके सामने आ जाते हैं। ये क्या लेकर आए हो? ये पोटली कहाँ से मिली? पापा, ये पोटली आंगन में मिट्टी खोदते समय मिली है। देखो, ये काफी भारी है। लगता है इसके अंदर कुछ है। हाँ जी, देखो तो इसमें क्या है। श्याम तो तभी खोलना चाहता था, मैंने मना कर दिया। श्याम पोटली खोलते ही तीनों चकित रह जाते हैं। पोटली में से निकलती है बहुत सारी सोने की मोहरें और गहने। आश्चर्य से तीनों की बोलती बंद हो जाती है। ओ भगवान, हमारे दुख का दिन खत्म हो गए। इतना खजाना, कीमती धन संपत्ति। अब हमें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लगता है इस बार भगवान ने हमारी तरफ देख लिया है। हमारे सुख के दिन आ गए हैं। उधर देर रात जब जतिन और मीना सो रहे थे, अचानक उनकी फसल रखने की कोठरी में आग लग जाती है। आग देखकर दोनों घर से दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनकी फसल की कोठरी धू धू कर जल रही है। ओ भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाय हाय, अब क्या होगा? कोई है क्या? हमारी मदद करो, हमारी फसल को आग से बचाओ। कोई है क्या?
गहरी रात में उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उनकी सारी फसल जलकर राख हो गई। राख से सने हुए वह दोनों सुबह सुबह रमेश के घर पहुंचते हैं। घर के सामने पहुंचकर आवाज देते ही सब बाहर आ जाते हैं। हमें माफ कर दे भाई, हमसे गलती हो गई। हाँ कांति, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया और देखो इसका दंड हमें मिल गया है। ये क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब खत्म हो गया है भाई। फसल की कोठरी काल रात आग में जल गई। अब हम सड़क पर भिखारी हो गए भाई। हमने अपनी गलती समझ ली है, कृपया हमें माफ कर दो और तुम लोग घर वापस चलो। तुम्हारे बिना हम कभी सुखी नहीं रह सकते। आज से हम सब साथ मिलजुल कर रहेंगे। अब कभी हमारे बीच झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, जब तुम अपनी गलती मानकर हमें वापस लेने आए हो तो हम मना नहीं करेंगे। रमेश, कांति और श्याम ने मना नहीं किया। सब फिर घर लौट आए। फिर पोटली में मिले खजाने से आराम से और सुख से दिन बिताने लगे और फिर कभी उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ।